सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही जीवंत है। आज वर्तमान में खांसी ठंड बढ़ते ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये खांसी आज जानेंगे जो ये खांसी है कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हम इस खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अधिकतर जो वीडियो मैं इसमें तैयार करता हूँ, अधिकांश हमारा कोशिश रहता है बीमारी को हम घरेलू औषधियों के माध्यम से अपने घरेलू जड़ी बूटियों के माध्यम से हम किस तरह से उसको ठीक कर पाएं। इसमें तो वो सारी बातें इसमें होती हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा तो इसमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। साधारणतः जो खांसी होती है ये 4 प्रकार के हम देखते हैं। जैसे ड्राई कॉफ में ये होता है कि खांसी में बलगम नहीं आती हैं, जिसे अनप्रोडक्टेबल कॉफ कहते हैं और प्रोडक्टेबल कॉफ कहते हैं। तो ये जो ड्राई कॉफ जो है ये अनप्रोडक्टेबल कॉफ के अंतर्गत आते हैं। और अनप्रोडक्टेबल कॉफ में जो COPD है, ये जो पल्मोनरी डिजीज हैं, इसमें अधिकतर जो लोग चेन स्मोकर होते हैं या किसी भी स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें जो ब्रोंकाई के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स फ्लैट हो जाने के वजह से जो उसमें जो हेयर्स मूव करके हमारे जो कॉफ है उसको आगे की ओर फेंकते हैं, वो क्षमता उसमें कम हो जाती हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाते हैं। लेकिन उस कॉफ को वहाँ से हटा नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ जो सिलिया है, जो माइक्रोविलाई है, वहाँ पे सिलिया है वो उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती हैं। और ये मूवमेंट खत्म होती है कि जैसे हम जो स्मोकिंग के वजह से ये सिलिया की जो एक्टिविटी है वो लगभग खत्म हो जाती है, जिस वजह से ये जो वल्गम जो कॉफ है वो बाहर नहीं आ पाती हैं और बार बार वो खांसते रहते हैं, काफ़ी देर तक खांसते हैं, लेकिन खांसी में कुछ उसमें आता ही नहीं है। और ये अधिकतर चेस्ट में ही ये होते हैं, ऊपर अपर चेस्ट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। और दूसरा जो कॉफ है वो वेट कॉफ है और वेट कॉफ में जो न्यूनिया में, एलर्जिक कॉफ में ये देखने को मिलता है, जिसमें प्रोडक्टेबल कॉफ भी कहते हैं। इसमें बलगम आती हैं, सर्दी खांसी के रूप में ये आना शुरू हो जाता है। और इसमें जो साधारणतः जो एलर्जिक कॉफ में होते हैं और जो फ्लू है, कॉफ फ्लू के रूप में आते हैं, इसमें खांसी भी होते हैं, नाक भी बहता है और इसमें इजीली बलगम भी आता है। तो ये जो जिस टाइप का जो वेट कॉफ है ये बहुत इजीली क्योर होता है और ये लगभग जो है 3 वीक यानी 21 डेज मैक्सिमम, उससे पहले किसी का 7 दिन में, 10 दिन में जो है ये क्योर हो जाता है। और एक कफ होते हैं जैसे वार्किंग कॉफ, कुत्ते की तरह जो खांसते हैं, इसलिए वार्किंग कॉफ होते हैं। इस कॉफ में भी ये थोड़ा सा जब कॉफ क्रोनिक हो जाते हैं तो इस टाइप का कॉफ उसमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो हुफिंग कॉफ आते हैं, हुफिंग कॉफ में ये काफ़ी लॉन्ग कॉफ होते हैं और इसमें कू कू की आवाज़ आने लगते हैं। अधिकतर छोटे बच्चों में ही ये अधिक देखने को मिलता है, जिसको काली खांसी भी कहते हैं। और ये खांसी ठीक होने में लंबा समय लेते हैं, कभी कभी 1 महीना 1.5 महीना तक इस खांसी को ठीक होने में समय लग जाता है। तो ये जो खांसी को हम ठीक करने के लिए अंग्रेजी में बहुत सारे मेडिसिन हैं, जो सप्रेसिव मेडिसिन हैं, एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक इसके पैरेलल जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होते हैं और उसमें घरेलू मेडिसिन के रूप में हम अगर उसको प्रयोग करना चाहे तो जैसे अदरक है या सूठी का प्रयोग करते हैं, तुलसी का पत्ता का प्रयोग करते हैं, अदरक का पत्र प्रयोग करते हैं, पिपली का प्रयोग करते हैं, मुलेठी का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ को हम लेते हैं। जैसे हल्दी का प्रयोग करते हैं, दूध के साथ अगर हल्दी को लेते हैं उससे भी हमारी कॉफ में बहुत फायदा होते हैं। या जो शहद है, शहद के साथ तुलसी का पत्ता और अदरक का रस मिला करके भी हम अगर बच्चों को भी हम देते रहें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप देते हैं, तो उसमें इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है
और इम्यूनिटी बढ़ा करके जो सीजनिंग कॉफ है या कोल्ड फ्लू है वो कोल्ड फ्लू में भी फायदा होता है। और हल्का फुल्का जो फीवर है वो फीवर भी दूर हो जाते हैं। और पिपली को हम पीस करके चूर्ण बना करके उसको भी हम शहद के साथ ले सकते हैं, वो भी खांसी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और साधारणतः जो अदरक है, अदरक और काली मिर्च मिला करके नमक के साथ अगर हम मुंह में रखते हैं तो उससे में हमारा जो एलर्जी है, जो एलर्जी कॉफ है, उस एलर्जी कॉफ में काफ़ी हद तक हमें फायदा मिलते हैं। और जैसे ही हमें ये खांसी का प्रकोप हमें ना हो, इसीलिए ठंड होते ही हमें खट्टा चीज़ से वो अवॉइड करना चाहिए। और जो ठंडा पानी है उसको अवॉइड करना चाहिए। खुले वातावरण में हवा नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हमें पहन के रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना है। अपने सिर को ढक के रखना चाहिए और पैरों में भी मोजा या जूता हम पहने तो हम ठंड से बच जाएंगे और जिससे हम खांसी के शिकार से हम बाहर हो जाएंगे, खांसी के चपेट में हम नहीं आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना होता है। और खांसी के लिए और एक चीज़ है जो हमारा डाइजेशन भी थोड़ा सा ऐसा हो जिससे ताकि इजीली डाइजेस्टेबल हो। मैं देखा हूँ जो इजीली डाइजेस्टेबल की बात किया जाता है, ये चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में हो, जब हमारा पेट सही रहता है तो सारी बीमारी में भी बहुत आसानी से वो बीमारी भी क्योर होता है। तो इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक नहीं होते हैं तो हम भोजन को नहीं पचा पाते हैं, तो हमारी प्रॉपर एनर्जी भी हमारे बॉडी को नहीं मिलता है। और जब प्रॉपर एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इम्यूनिटी कम होने से बहुत सारे बीमारी का जो मात्रा है वो और कई गुना होकर के और बढ़ जाती है, जो हमें नुकसान करता है। लोगों के खान पान में ध्यान ना देना, रात के समय में दही का सेवन करना, रात के समय में जो हम लोग लेते हैं अधिकतर रायता बना के खा लेते हैं, तो रायता भी ये बहुत नुकसानदायक है। रात में सब गोलगप्पे का खाना, तो उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है और टार्ट्रिक एसिड होने से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और टार्ट्रिक एसिड तो हमारी बॉडी की जो एलर्जी भी अगर शरीर में है तो उस एलर्जी को भी बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में जब कफ का हम वर्णन करते हैं उसमें भी वात पित्त कफ 3 होते हैं। उसके बाद द्विदोष और त्रिदोष के रूप में जो कफ और पित्त के साथ, कफ और वात के साथ, और वात पित्त कफ तीनों एक साथ मिलकर के भी ये त्रिदोषित के रूप में भी अटैक करते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। खांसी अगर लंबे समय तक आ रही है और उसमें अगर वो खांसी के साथ साथ शाम के टाइम हमें बुखार सा भी आ रहा है और भूख धीरे धीरे खत्म हो रही है, वजन भी धीरे धीरे घट रहा है, तो हमें सोच लेना चाहिए ये ट्यूबरकुलर की ओर जा रहा है। तो तुरंत हमें इसके बलगम की जांच करानी चाहिए, एक्सरे करानी चाहिए, ताकि हमें इसमें पता लग जाता है। और इसमें जब हम ईएसआर का टेस्ट भी कराते हैं तो ईएसआर भी बढ़ने लगते हैं, उससे पता लगते हैं कि लंग्स में हमारी स्वेलिंग आ रही है। तो इसी से भी हमें काफ़ी सारे उसमें टीएलसी की मात्रा भी बढ़ जाती है और इसमें न्यूट्रोफिल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है कि न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरियल के अटैक होने से भी हो जाता है। हमने देखे हैं कि खांसी का हमने जब से कोरोना काल आया, कोरोना काल से खांसी की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इससे पहले हम एक डॉक्टर होने के नाते हम देखे हैं जितने पेशेंटों को जितनी इजीली पहले खांसी के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में उसी व्यक्ति को खांसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये जो कोरोना काल में हमारे लंग के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होने की वजह से और हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये खांसी की जो प्रकोप है, खांसी की मात्रा है, वो ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद हमारे वायरल बैक्टीरियल्स बहुत सारे और भी बीमारी हैं जिससे हमारी खांसी बढ़ जाती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम खांस रहे हैं और ड्राई कॉफ है, थोड़ा सा उसमें ब्लड सा आ जाता है, लेकिन वो घबराने वाली बात नहीं है। सुपरफिशियल्स वेन जो होते हैं, कभी कभी वो सुपरफिशियल्स वेन रप्चर हो जाते हैं जिससे हल्का सा ब्लड आने लगता है। उससे हम लोग समझ लेते हैं कि हमें कोई टीबी तो नहीं हो गया। टीबी खाली ब्लड आने से टीबी डायग्नोसिस नहीं होता है। अगर बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया हमें वो एंट्री कर गया और ब्लड आने लगा, इसका मतलब जो उसका अटैक ज़्यादा हो गया,
तो निश्चित रूप से हमें फीवर भी आने लगेगा, भूख भी कम होने लगेगा, वजन भी घटने लगेगा। ये सब चीज अगर नहीं है और अगर हमें ब्लड आ रहा है, हम हेल्दी हैं, तो ये समझ लेना चाहिए सुपरफिशियल वेन खांसते समय ज्यादा प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर से उस वेन रप्चर हो गया, जिससे हमें ब्लड दिखाई दिया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें अच्छा और हमें गरारा भी करना चाहिए। थोड़ा सा पानी गर्म करके नमक पानी का गरारा करें, उससे भी हमें बहुत फायदा मिलता है। सरसों का तेल गर्म करके हम गले में लगाएं, उससे भी हमें फायदा मिलता है। नहाने से पहले सरसों का तेल गर्म करके भी हम अगर अपने शरीर को मर्दन करें, उसके बाद गर्म पानी से नहाएं और उस पानी में थोड़ा सा हम लाहौरी नमक डाल दें, उससे अगर नहाते हैं तो हमारा खांसी में भी काफी हद तक फायदा पहुंचता है। तो ये कुछ जनरल बातें थी, किस तरह से हम इस खांसी को कंट्रोल कर पाए। मैंने इस कुछ साधारण सी जो बातें हैं, हम ये होम रेमेडीज के रूप में हम घर में बैठ करके भी इसको प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके हमारे घर में स्वस्थ रह सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक की जो एक हानि हो सकती थी, उस आर्थिक हानि होने से हम बचा सकते हैं। अब मैं आशा करूंगा कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो को हमें और मेहनत करने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। सबको पुनः मैं नमस्कार।